हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है, चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए, आज हमारे पास वीडियो का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर हमें स्टार्ट करना है फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से। इससे पहले का जो कंसेप्ट है वो वीडियो के 2 पार्ट्स में कवर हो रखा है। उससे पहले की जो भी यूनिट्स हैं वो सारी कवर हो रखी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो देखिए, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में क्यों क्या फीचर्स होते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज इन द वर्कप्लेस इट व्हाट लीड टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन। जो एम्प्लॉयमेंट की रिलेशनशिप होती है वही वर्क प्लेस पर क्या क्रिएट करती है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन क्रिएट करती है। विदाउट द टू पार्टी द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दीज रिलेशन आर इम्पॉसिबल। और इस रिलेशन को बनाने के लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पार्टी का होना जरूरी है, दोनों के बिना ये रिलेशन नहीं बन सकती। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। तो इट इनकम्पसेस बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिलेशनशिप। इंडिविजुअल रिलेशनशिप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। Collective relation refers to relationship between employers association and labor union as well as state involvement in regulating these relationship। क्या बोला है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में इंडिविजुअल रिलेशनशिप भी आती हैं, ग्रुप रिलेशनशिप भी आती हैं। इंडिविजुअल रिलेशनशिप क्या होती है, जब सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की एक की रिलेशनशिप हो। और कलेक्टिव रिलेशनशिप या ग्रुप रिलेशनशिप क्या हो जाती है, जिसमें एम्प्लॉयज की रिलेशन किसके साथ तो हो, जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, लेबर यूनियन है, उनके साथ। तो ये आती है आपकी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। तो द आइडिया ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इज कॉम्प्लिकेटेड एंड हैज मेनी पार्ट्स। द आइडिया इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर वर्क टुगेदर, इट ऑल्सो इंक्लूड हाउ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट ऑल वर्क टुगेदर। जो ये रिलेशन होती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिलेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, बल्कि इसके साथ में ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ये सारे मिलकर किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है डायनेमिक रिलेशनशिप। तो रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर ऑलवेज चेंजिंग एंड ग्रोइंग। जो रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में वो ग्रोइंग होती है, हमेशा बदलती रहती है। इट चेंजेस स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्री डू। जैसे इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट चेंज होता है, वैसे ये रिलेशनशिप भी चेंज होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कनेक्शन डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन रेदर देन दे आर प्रोडक्ट ऑफ एटीट्यूड एंड मेथड ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर टुवर्ड वन अनदर। जो ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के कनेक्शन होते हैं ये आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोडक्ट होते हैं एटीट्यूड का और मेथड का, कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो द प्राइमरी गोल ऑफ दिस टू कीप मैनेजमेंट एंड लेबर इन गुड टर्म। जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है इस रिलेशन का, कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में गुड टर्म्स रहें, वो अच्छे से काम करते रहें। द पार्टिसिपेंट लर्न स्किल्स एंड मेथड फॉर एडजस्टिंग टू कोऑपरेटिंग विद द वन अनदर। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सीखते हैं स्किल्स को, मेथड को, कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से कोऑपरेट करना है। दे ऑल्सो यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग टू ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी यूज करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो नंबर 1 आता है प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय क्रिएट अ प्लीजेंट प्लेस टू वर्क फॉर द एम्प्लॉय एंड मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोडक्टिव। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्या करती है? वर्क करने की जगह को प्लीजेंट बना देती है, कंडीशन सुधार देती है, जिससे एक एम्प्लॉय और अच्छा काम करने के लिए, प्रोडक्टिव तरीके से काम करने के लिए रेडी रहता है। आफ्टर दैट ही वर्क विद मोर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, और उसके बाद वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के साथ वर्क करता है। नेक्स्ट है लॉयल वर्कफोर्स। तो एन इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप फोस्टर मोर एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट एम्प्लॉय विल स्टे ऑन द जॉब। अगर अच्छी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगी तो इससे क्या होगा? जो एम्प्लॉय की लॉयल्टी है वो इंप्रूव होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा, जॉब पर बना रहेगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्किंग कंडीशन। तो कन्फ्लिक्ट आर लेस लाइकली टू ऑकर इन द वर्कप्लेस व्हेन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप आर गुड। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप अच्छी है तो क्या होगा? जो कोई कन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा काम करने के टाइम पर। दिस बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉय। इससे क्या होता है? प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और ग्रोथ भी होगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस थी कि एक अच्छी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ पुअर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप होती है वो खराब क्यों हो जाती है? तो नंबर 1 है इकोनॉमिक कॉज है। तो पुअर पे एंड वर्किंग कंडीशन आर द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर एज वेल एज अनऑथराइज्ड वेज डिडक्शन, फ्रिंज बेनिफिट, लैक ऑफ एडवांस पॉसिबिलिटी, फ्लॉड इंसेंटिव प्रोग्राम। तो क्या बोला है? इकोनॉमिक कॉजेज में क्या क्या आ जाते हैं कि वर्कर को जब पुअर पे करा जाए, मतलब जितना वो डिजर्व करते हैं उतना पे ना करा जाए, वर्किंग कंडीशन अच्छी ना हो, उसके अलावा डिडक्शंस करे जाए उनकी सैलरी में से, फ्रिंज बेनिफिट ना दिए जाए, एडवांसमेंट पॉसिबिलिटीज ना दी जाए। ये सारी चीजों की वजह से क्या हो, जब कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उससे क्या होता है? फिर रिलेशनशिप खराब हो जाती है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉज। तो पुअर रिलेशन बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर इन इंडस्ट्री आर कॉज्ड बाय द वे वर्क प्लेस इज सेट अप। दूसरा क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कॉज के अंदर पुअर रिलेशन का क्या रीजन होता है? जो वर्क प्लेस का सेटअप है वो जो सही नहीं है, उसकी वजह से जब झगड़े हों तो वो आ जाता है फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉज में। दिस इंक्लूड बैड कम्युनिकेशन सिस्टम, अ लैक ऑफ सुपरविजन एंड कमांड, नॉट रिकॉग्नाइजिंग ट्रेड यूनियन, अनफेयर प्रैक्टिस, ब्रेकिंग कलेक्टिव एग्रीमेंट, स्टैंडिंग ऑर्डर एंड लेबर लॉज। ऑर्गेनाइजेशनल कॉज में क्या क्या चीजें आपकी इंक्लूड होती है? कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सुपरविजन नहीं है, कमांड नहीं है, या फिर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, कलेक्टिव एग्रीमेंट्स को ब्रेक कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक कर रहे हैं। तो ये सारे आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल कॉज में, जिसके वजह से एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप खराब हो जाती है। नेक्स्ट है सोसाइटियल कॉज। तो वर्कर आर नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ मशीन बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल फैक्ट्री सिस्टम एंड द हाई लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन सिस्टम, दिस कॉल्ड ब्रिंगिंग मशीन कल्चर इनटू प्रोडक्शन सिस्टम। सोसाइटियल कॉज क्या है? जब वर्कर्स को रिमूव कर दिया जाए और मशीन्स का यूज किया जाने लगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, जो वर्कर को हटाया जा रहा है, तो वो आ जाता है फिर आपका सोसाइटियल कॉज में। इससे वर्कर के अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ जाती है और वो फिर उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉज। तो अनहैप्पी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कैन कॉज्ड बाय थिंग लाइक जॉब सिक्योरिटी, अ बैड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर मेरिट एंड परफॉर्मेंस, अ बॉसी बॉस एंड बैड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय। तो क्या बोला है? अनहैप्पी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप किस वजह से होती है? अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल का कल्चर अच्छा नहीं है, मेरिट और परफॉर्मेंस के में जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करा जाता है, अब बॉसी बॉस है, बैड रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, ये सारे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, फिर है पॉलिटिकल कॉज। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिकल इशू दैट हैव मेड इट हार्ड फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर टू गेट अलोंग। सम ऑफ दिस प्रॉब्लम इंक्लूड फैक्ट दैट ट्रेड यूनियन आर वेरी पॉलिटिकल, that there are now many trade union and that competition between these union has made them less powerful in negotiation। क्या बोला है? पॉलिटिकल कॉज में क्या आ जाता है? जो ट्रेड यूनियन होती है, जो एम्प्लॉय की एक तरीके से राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वही कई बार पॉलिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन बन जाती हैं, फिर वो आपस में ही कॉम्पीट करती हैं कि हाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, हम यहाँ पर इसको संभालेंगे। तो इस वजह से क्या बन जाता है? ये एक पॉलिटिकल कॉज बन जाता है और ये अच्छे से फिर वर्क नहीं कर पाते। तो ये था आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप का कंसेप्ट सारा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? तो लेबर डिस्प्यूट इज द डिसएग्रीमेंट और कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय अबाउट एम्प्लॉयमेंट। जो लेबर डिस्प्यूट होता है वो क्या होता है?
जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है या फिर मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयर है मैनेजमेंट है, उनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट हो जाए या डिसएग्रीमेंट हो जाए उसे कहा जाता है आपका लेबर डिस्प्यूट। इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग वर्कर। ये किसके बीच में भी और हो सकता है, एक एम्प्लॉयर के बीच में, एक ट्रेड यूनियन के बीच में। ऑफन वेज वर्किंग कंडीशन आर द सोर्स ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। ये डिस्प्यूट होता किस चीज की वजह से है, या तो वेज अच्छी नहीं है या वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। तो द इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय वर्क स्ट्राइक, लेकआउट, पिकेटिंग, गैरियोज एंड इनडिसिप्लिन। तो इसमें ये जो आपका लेबर डिस्प्यूट होता है, इसी चीज को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी कहा जाता है जब ये एक इंडस्ट्री में ओकर होता है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, वर्कर की स्ट्राइक्स आ जाती है, लॉकआउट कर देते हैं, पिकेटिंग हो जाता है, गोरियोज एंड इनडिसिप्लिन। ये सारी चीजें आपके एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स होते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। ये वही होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। अब क्या क्या आता है, नंबर 1 है एक्टर्स। तो सेवरल पार्टी माइट बी इन्वॉल्वड इन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इट इज बिटवीन पार्टीज सच एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, वर्कर्स एंड वर्कर्स। ये एक्टर्स मतलब कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में दो पार्टी का होना जरूरी है। वो तो या तो एम्प्लॉयर के बीच में कई बार डिस्प्यूट हो जाए, एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में हो जाए, या वर्कर वर्कर के बीच में हो जाए। तो ये सारे आपके तीनों तरीके के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ही होते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएशन। तो डिस्प्यूट में इंक्लूड आइदर द एम्प्लॉय और द एम्प्लॉयर और बोथ। डिस्प्यूट में दोनों को इंक्लूड करा जाता है, या तो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर या दोनों। ऑफन इट पर्टेन्स टू अ पर्सन अपॉइंटमेंट और डिसमिसल, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वर्किंग कंडीशन। ये किस वजह से होता है, किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट या डिसमिशन से रिलेटेड, या फिर किसी की टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट में टेक फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग लाइक लॉकआउट, गेरियोस, गो स्लो टैक्टिक, पेंस डाउन स्ट्राइक एटसेट्रा। स्ट्रक्चर क्या होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, स्ट्राइक्स आ जाती हैं, लॉकआउट आ जाता है, गो स्लो टैक्टिक या फिर पेंस डाउन स्ट्राइक। ये सारी चीजें आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती हैं। नेक्स्ट है वर्बल और डॉक्यूमेंटेड। तो देयर इज नो नीड टू डॉक्यूमेंट अ लेबर डिसएग्रीमेंट, इट मे बी वर्बल। इसको क्या चीज डॉक्यूमेंट करना जरूरी नहीं है, जो ये डिस्प्यूट होता है जरूरी नहीं है इसका भी डॉक्यूमेंट बनाया जाए, इसे हम वर्बली भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्चुअल। तो इट मे बी ऑथेंटिक, इट शुड पर्टेन टू द वर्कर एम्प्लॉयमेंट, इट टर्मिनेशन, द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। ये किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, वर्कर की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसके टर्मिनेशन से रिलेटेड, उसकी टर्म्स और कंडीशन से रिलेटेड। पर्सनल इशू हैव नो बियरिंग ऑन वर्क प्लेस डिस्प्यूट। अगर कोई पर्सनल इशू हैगा जिसकी वजह से वर्क प्लेस पर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पार्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन। तो इन मैटर कंसर्निंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आइदर द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मस्ट हैव इंटरेस्ट। पार्टिसिपेशन क्या है कि जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा उसमें या तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय किसी एक का इंटरेस्ट होना जरूरी है, मतलब उसके बेनिफिट के लिए वो डिस्प्यूट होना चाहिए। नेक्स्ट है कनेक्टेड टू एन इंडस्ट्री। तो व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व्ड इंडस्ट्री इट माइट बी क्लासिफाइड एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट स्टे मस्ट ऑफन पर्टेन्स टू अ फंक्शनिंग इंडस्ट्री। क्या बोला है, ये तो आपको लेबर डिस्प्यूट के बारे में बताया। लेबर डिस्प्यूट एक तरीके से होता वही है, बस क्या होता है जब यही डिस्प्यूट किसी इंडस्ट्री में होता है तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है क्लैरिटी। तो डिस्प्यूट इन वर्क प्लेस शुड इंक्लूड ट्रांसपेरेंट इशू। जो डिस्प्यूट होना चाहिए उसका जो इशू होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इट नॉट फिजिबल टू रिजॉल्व द मैटर अनलेस इट इज ट्रांसपेरेंट, अनएम्बिगियस मैटर आर रीडली रिजॉल्व। क्या बोला है, कोई भी जो मैटर है वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो उसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। अनएम्बिगियस मैटर को इसी तरीके से अनरिजॉल्व छोड़ देना चाहिए। फिर क्या बोला है, सोर्स। तो डिस्प्यूट ऑफन इमर्ज व्हेन एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन प्रेजेंट देयर रिक्वेस्ट टू एम्प्लॉयर एंड द लेटर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। डिस्प्यूट होता कब है, जब जो एम्प्लॉय है या लेबर यूनियन है या ट्रेड यूनियन जो भी है वो अपने एम्प्लॉयर से कोई रिक्वेस्ट करें और मैनेजमेंट या जो एम्प्लॉयर है वो उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे, तब फिर ये डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला होता है इसमें आपका इकोनॉमिक डिस्प्यूट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक डिस्प्यूट पर्टेन्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड टर्म कंडीशन। Often such disagreement arise from union demand or suggestion for a raise in salaries or other remuneration, fringe benefit, job security और other work condition। इकोनॉमिक डिस्प्यूट क्या होता है, जिसके अंदर इकोनॉमी रीजन से कन्फ्लिक्ट हो जाए, इकोनॉमिक इशू की वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाए। और क्या क्या चीजें इकोनॉमिक इशू में आती हैं आपकी, जैसे कि रिमुनरेशन से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, फ्रिंज बेनिफिट, जॉब सिक्योरिटी या कोई और कंडीशन जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट हो जाए तो फिर वो आपका इकोनॉमिक डिस्प्यूट बन जाता है।
नेक्स्ट टाइप होता है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। तो डिसएग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट कैन बी रिजॉल्व्ड इन लाइन विद एक्ट रूल एंड लेबर डिस्प्यूट। सच डिसएग्रीमेंट डेवलप अ रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट मिसट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और लेबर यूनियन। दूसरे तरीके का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, जिसमें क्या हो जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट है वो क्या करें, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का यूज करें वर्क करवाने के लिए या काम करने के लिए, तो वो होता है आपका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। नेक्स्ट है ग्रीवेंस एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट आर ऑफन रेफर्ड एज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राइट एंड लीगल डिसएग्रीमेंट। These dispute involve such as punishment, promotion, transfer or termination of employee, payment of salary, fringe benefit, overtime, retirement benefit, seniority रूल्स, लीव रूल्स एटसेट्रा। ग्रीवेंस एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट क्या होता है, इसके अंदर जो एम्प्लॉय है उसके जो राइट्स हैं, उसकी जो एक तरीके से उसके पास जो जो बेनिफिट है वो सारे बेनिफिट उससे छीने जाएं, उसकी वजह से जो डिस्प्यूट आएगा वो आएगा आपका ग्रीवेंस एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट में। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, पनिशमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर, टर्मिनेशन, पार्ट पेमेंट ऑफ सैलरी, फ्रिंज बेनिफिट, ओवर टाइम, रिटायरमेंट बेनिफिट। इन सारी चीजों को जब छीना जाए तो वो बन जाता है आपका ग्रीवेंस एंड राइट कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट। नेक्स्ट है आपका रिकॉग्निशन डिस्प्यूट। तो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप व्हेन मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज अ लेबर यूनियन फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग रीजन। रिकॉग्निशन डिस्प्यूट क्या होता है, इसके अंदर जब जो लेबर यूनियन होती है मैनेजमेंट उसे ही रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है कि कोई ऐसी लेबर यूनियन है ही नहीं। तो the management objection might be based on fact that union seeking recognition does not present a premise number of employee। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जितने लोगों की जरूरत होती है वो लेबर यूनियन क्रिएट करने में उतनी लेबर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये होते हैं आपके 5 तरीके के डिस्प्यूट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन से आपके डिस्प्यूट्स होते हैं। अब आगे आपका रीजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के रीजंस क्या क्या होते हैं। वैसे तो हम इन्हें कर चुके हैं ऊपर, एक तरीके से वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैं इसे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए पहला होता है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजंस में क्या आ जाता है, जब जो एम्प्लॉयर है या जो फर्म कंपनी है इंडस्ट्री है वो वर्कर को सही से पे ना करे, जिसमें आपका पुअर पे आ जाता है, पुअर डियरनेस अलाउंस, अर्निंग फ्रॉम इंडस्ट्री और वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी जिनकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो वो आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक रीजंस में। दूसरा होता है मैनेजमेंट रीजन। मैनेजमेंट रीजन में क्या आ जाता है, मैनेजमेंट के किसी एक्शन की वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए तो वो आता है आपका मैनेजमेंट रीजन में, जैसे पुअर मैनेजमेंट प्रोसीजर हो गया आपका, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नेग्लेक्ट ऑफ मैनेजर एंड सुपरवाइजर, पुअर रिक्रूटिंग प्रोसीजर, पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयर डेवलपमेंट, इनजस्टिस इन रिट्रेंचमेंट, डिमोशन, टर्मिनेशन, सेल्फ सर्विसिंग लीडरशिप, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन। ये सारी चीजें आपके किस में आ जाती हैं, मैनेजमेंट रीजंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट होते हैं आपके पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन में जो ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी हो गई, स्ट्राइक हो गई, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गई, ये सारी चीजों की वजह से जब डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्री के अंदर तो वो आ जाता है आपका पॉलिटिकल रीजंस में। ठीक है, फिर आता है आपका इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले आएगा प्रोडक्शन एंड सर्विस डिसरप्शन। तो जो द डिसरप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड मैसिव मेन डे लॉस कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डिसरप्ट हो जाती है और मैन डेज का लॉस होता है। A strike at a public utility disrupt all the public life and causes the economy to flutter। तो जो ये पब्लिक यूटिलिटी डिस्टर्ब होती है इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी होती है इंडस्ट्री की वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर इनकर सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन एडिशन टू दोस कॉस्ड बाय स्ट्राइक रिलेटेड लेबर स्टॉपेज, सेल्स डिक्लाइन एंड मार्केट लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ इनसफिशिएंट नॉन एग्जिस्टेंट प्रोडक्ट सप्लाई। एक एम्प्लॉयर होता है उसे कई सारी कॉस्ट को फेस करना पड़ता है इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की वजह से। पहला तो प्रोडक्शन का लॉस हो जाता है, सेल्स नहीं हो पाती है, उसके अलावा उन सबको जो स्ट्राइक वगैरह हो रही है मैनेज करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो इसका एम्प्लॉयर के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय। तो टू पे देयर डेली कॉस्ट दे मस्ट टेक ऑन डेट, फ्यूचर आउटलुक टर्न मिसरेबल, फैमिली डिसरप्शन, पर्सनल डिफिकल्टी, मेंटल एग्नियस, टॉर्चर्स एंड टेंशन ग्रो। एम्प्लॉय के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है, क्योंकि अब वो स्ट्राइक पर है या आपके डिस्प्यूट में है तो फिर वो उस टाइम पर काम नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से फिर उनके कोई सैलरी वगैरह नहीं होती, कोई इनकम नहीं रह जाती है, इससे कभी एम्प्लॉय पर ये इफेक्ट पड़ता है। फिर आपका इफेक्ट ऑन सोसाइटी एंड पब्लिक। तो द लॉ एंड ऑर्डर इशू कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा कॉस्ट टू पब्लिक फंड। क्या बोला है, जो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं ये कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि इनको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए
लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, पब्लिक फंड का पैसा इन चीजों पर खर्च हो जाता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन नेशनल इकोनॉमी, तो द नेशनल इकोनॉमी इज आल्सो नेगेटिवली impacted by industrial dispute when equipment and labor in all portion of an industry is idle due to strike or lockout। क्या बोला है, नेशनल इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब कैपेसिटी है कंट्री की या नेशन की प्रोड्यूस करने की, लेकिन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या लेबर डिस्प्यूट की वजह से वो प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, तो फिर वो आइडल कैपेसिटी खराब चली जाती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मेथड फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीके हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मेथड है वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्कर कमेटी। तो एवरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी विद 100 और मोर एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वर्क कमेटी। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसमें 100 या 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे इंडस्ट्री आपकी वर्कर कमेटी फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट होती है। The primary purpose of work committee is to eliminate source of contention between two party about the industrial life of employee। इसका काम क्या होता है, जो दो पार्टी आएंगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, उनकी कंटेंशन को फिनिश करना और उनको दोबारा से वर्क पर भेजना है, एक तरीके से वो काम होता है। तो ये होता है पहला आपका तरीका। दूसरा है ग्रीवेंस हैंडलिंग अथॉरिटी। तो द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1982 ऑथराइज्ड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिजोल्यूशन अथॉरिटी and the referral of a specific case to an agency when a disagreement develops, the affected worker or the union to which he belongs may submit it to authority for resolution। क्या बोला है, हर इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1982 के अकॉर्डिंग हर इंडस्ट्री में एक ग्रीवेंस हैंडलिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसके अंदर अगर किसी वर्कर के बीच में या जिसके भी बीच में कंफ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो अपनी रिपोर्ट इसके पास सबमिट करेगा कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया जाए। नेक्स्ट होता है आपका कॉन्सिलिएशन ऑफिसर। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कॉन्सिलिएशन ऑफिसर फॉर सर्टेन रीजन और बिजनेस विद इन अ स्टेट। देयर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू ब्रिंग द टू पार्टी टुगेदर एंड असिस्ट देम इन रिजॉल्विंग देयर इशू। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्प्यूट रजिस्ट्रेशन ही इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडिंग रूल विद इन 14 डेज। कॉन्सिलिएशन ऑफिसर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक ऑफिसर को, जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे काम देखता है। अगर किसी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो उसे सॉल्व करवाता है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो व्हेन अ कॉन्सिलिएशन ऑफिसर एंड बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन एफर्ट फेल टू सेटल अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, द सब्जेक्ट इज सबमिटेड टू कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। द कोर्ट विल एग्जामिन द होल इशू एंड डिलीवर अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। क्या बोला है, जो ये कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है, जब ये डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो फिर वर्कर को क्या करना होता है, वर्कर अपनी जो रिपोर्ट है या जो ये कॉन्सिलेशन ऑफिसर है, ये जो डिस्प्यूट है कि उसकी रिपोर्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ट्रांसफर कर देता है। वहां पर फिर उनका वो डिस्प्यूट हैंडल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्सिलेशन कमेटी। तो द गवर्नमेंट अपॉइंट एंड बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड 2 to 4 पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। कॉन्सिलेशन कमेटी के अंदर आपका आता कौन कौन है, इसमें एक चेयरमैन होता है और 2 से लेकर 4 लोग तक हो सकते हैं, जो कि किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को। विद इन 2 months आफ्टर द डेट डिस्प्यूट रेफरल डेट, द बोर्ड रिपोर्ट टू गवर्नमेंट ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ एफर्ट्स इनिशिएटिव टेकन एंड रीजन फॉर इनएबिलिटी और टू रीच अ सॉल्यूशन। अब जब कॉन्सिलेशन ऑफिसर से डिस्प्यूट रेफर होकर आता है, मतलब या तो डिस्प्यूट रेफर होकर आता है कॉन्सिलेशन ऑफिसर पर, कॉन्सिलेशन कमेटी पर, या फिर वहां से होकर जाता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि क्या डिस्प्यूट था, कैसे सॉल्व हुआ, अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो क्यों सॉल्व नहीं हुआ है, ये सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा लेबर कोड। तो स्टेट गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश्ड कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट और ऑर्डर एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग डिसमिसल, डिस्चार्ज एंड सस्पेंशन ऑफ एम्प्लॉय बाय द मैनेजमेंट। द कोर्ट विल रेंडर डिसीजन एंड प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद अ रिपोर्ट। क्या बोला है, लेबर कोर्ट एक तरीका है जिसकी वजह से तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, लेबर कोर्ट्स स्टेबलाइज कर रखे हैं, जो कि किस चीज को देखते हैं कि अगर मैनेजमेंट किसी वर्कर को डिसमिसल कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है या सस्पेंड कर रहा है, तो वो किस रीजन से कर रहा है, उनको सारी रिपोर्ट देनी होती है, ठीक है। फिर होता है आपका इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। तो द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट एज मेनी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एज डीम नेसेसरी फॉर एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट कंसर्निंग वेजेस, आवर ऑफ वर्कर एंड रेस्ट। द पैनल विल बी कंप्राइज्ड ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द बोथ पार्टीज। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे कितनी भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल स्टेबलाइज कर सकता है,
जो कि वर्कर से रिलेटेड सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगी। इसके अंदर कौन होता है, इस ट्राइब्यूनल के अंदर भी जो हाई कोर्ट का जज होता है वही यहाँ पर डिसीजन लेता है। उसके अलावा नेशनल ट्राइब्यूनल होती है, तो द ट्राइब्यूनल डिसाइड ऑन प्रॉब्लम सबमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इफ एन इशू इज रेफर्ड टू नेशनल ट्राइब्यूनल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम हियरिंग सच डिस्प्यूट। क्या बोला है, अगर कोई ज्यादा ही बड़ा डिस्प्यूट है जो नेशनल लेवल का है तो वो नेशनल ट्राइब्यूनल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेबलाइज करती है उनमें जाएगा, और अगर कोई केस नेशनल ट्राइब्यूनल में चला गया है तो अब जो इंडस्ट्रियल कोर्ट होते हैं या लेबर कोर्ट होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो उस केस की हियरिंग कर सके। फिर आता है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्राइक एंड लॉकआउट, तो द एक्ट प्रोहिबिट स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी ड्यूरिंग द पेंडेंसी या डिस्प्यूट रिलेटेड प्रोसेस एंड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ अवार्ड। क्या बोला है, जब तक केस किसी कोर्ट में चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तब तक उसके जो वर्कर हैं वो किसी भी तरीके के स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते हैं। इस चीज पर रिस्ट्रिक्शन होती है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन ले ऑफ एंड रिडक्शन इन फोर्स, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1984 स्टिपुलेट दैट नो इंडस्ट्रीज हेल्प बिजनेस विद 300 और मोर एम्प्लॉय में ले ऑफ द रिट्रेंच ऑफ वर्कर विदाउट द गवर्नमेंट ऑथराइजेशन। एक और रिस्ट्रिक्शन है, क्या अगर कोई भी इंडस्ट्री है जिसमें 300 या 300 से ज्यादा वर्कर हैं तो वो अपने किसी भी वर्कर को ले ऑफ या रिट्रेंच नहीं कर सकती है बिना गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के। ठीक है, तो ये आपके कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, वो है आपका स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। तो स्ट्रेस इन नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, स्ट्रेस क्या है, एक नॉर्मल पार्ट है आजकल लाइफ का। एज एन एम्प्लॉय यू माइट फील स्ट्रेस अबाउट मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, गेटिंग यूज्ड टू अ न्यू प्लेस टू लिव और मेकिंग न्यू फ्रेंड। एज ए एम्प्लॉय आप क्या क्या स्ट्रेस फील कर सकते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से मीटिंग होनी है, क्या मीटिंग की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से नई प्लेस के साथ यूज टू होना है, और कैसे नए फ्रेंड्स बनेंगे। The stress you feel might not always be bad for you. Stress that is not bad can be a motivator and good for your doing. क्या बोला है, जो स्ट्रेस होता है वो हमेशा खराब नहीं होता। कुछ स्ट्रेस ऐसा होता है जो आपके लिए खराब नहीं है, तो वो आपको अच्छा परफॉर्म करने में भी हेल्प करता है। बट इफ योर स्ट्रेस लेवल इज टू हाई इट कैन कॉज हेल्थ एंड सोशल प्रॉब्लम। बट अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो वो आपको मेंटल और सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ एम्प्लॉय एब्सेंस एंड पुअर आउटपुट इज स्ट्रेस इन द जॉब। जो एक मेन रीजन है एम्प्लॉय के एब्सेंस का और पुअर आउटपुट का जॉब पर, वो क्या होता है, वो आपका स्ट्रेस ही होता है। वर्कप्लेस स्ट्रेस में बी कॉज्ड बाय मेनी थिंग इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू वर्किंग लॉन्गर, having too much work to do, having unrealistic deadline, not getting enough break, being in unpleasant environment, being afraid for one job। क्या बोला है, वर्क प्लेस में स्ट्रेस किन किन रीजन की वजह से हो सकता है, तो वो लॉन्ग वर्किंग आवर की वजह से हो सकता है, टू मच वर्क की वजह से हो सकता है, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस की वजह से, जितना काम कर रहे हैं उतना पैसा ना मिल रहा हो, जितना काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेक ना दिए जा रहे हो, तो इनकी वजह से एक वर्कर के अंदर वर्क प्लेस पर स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है आपका। ठीक है, सोर्स क्या क्या होते हैं स्ट्रेस के वर्क प्लेस पर, वही सारे मैंने आपको बता दिया। देखिए, ओवर टाइम की वजह से जब ज्यादा काम करवाया जाए वर्कर से, रिपीटेटिव टास्क, एक ही काम बार बार करवाया जाए तो स्ट्रेस बनता है। अनसर्टेनिटी, इट क्रिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, अगर कोई एकदम से कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वर्कर के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। फिर रोल कन्फ्लिक्ट, वर्कर को उनका रोल नहीं बता रखा है जिसकी वजह से डेली कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। और कम्युनिकेशन, जब वर्कर सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या क्या होते हैं स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में, ये बोला गया है कि जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। अब उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो नंबर 1 आएगा मैनेजिंग प्रोडक्टिविटी। तो व्हेन वर्कर आर एंग्जियस दे आर लेस एफिशिएंट, एज अ रिजल्ट डेडलाइन में बी मिस्ड, मिस्टेक एंड अदर प्रॉब्लम में अराइज दैट हर्ट प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोला है, जब वर्कर एनेक्शियस होते हैं या स्ट्रेस में होंगे तो फिर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिससे की वजह से डेडलाइन मीट आउट नहीं हो पाएंगे, मिस्टेक होंगी, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी है वो दोनों कम हो जाएंगी। फिर है डिक्रीजिंग एब्सेंटिज्म, तो इट्स पॉसिबल फॉर स्ट्रेस टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ एब्सेंटिज्म और प्रेजेंटर्स, बोथ ऑफ विच हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली बॉटम लाइन। क्या बोला है, अगर एक वर्कर स्ट्रेस्ड होगा तो वो जॉब पर कम आएगा, एब्सेंट ज्यादा रहेगा, सही से प्रेजेंट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हमें इस एब्सेंटिज्म को कम करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग हेल्थ, तो हार्ट डिसीज, एंजाइटी, डिप्रेशन आर जस्ट सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज दैट हैव लिंक टू स्ट्रेस इन द वर्कप्लेस। क्या बोला है, स्ट्रेस की वजह से वर्कर को कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से
वो सही से वर्क नहीं कर पाता है। तो अगर एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा तो वो उसको ये सारे हेल्थ इशू नहीं होंगे और वो प्रोडक्टिव वर्क करेगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन में बूस्ट प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट एंड एम्प्लॉय हेल्थ बाय टेकिंग स्टेप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस इन वर्कप्लेस बाय प्रोवाइडिंग द स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर सकती है, अपनी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट को बूस्ट कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने के। नेक्स्ट है एजुकेट। तो प्रमोट पॉजिटिव कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस बाय इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय इन द एरिया बोथ द आउटसाइड ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एंड एट अ रेगुलर इंटरवल व्हेन प्रोग्रेस इज मेड टुवर्ड कंपनीज ऑब्जेक्टिव। और क्या स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर को, वर्कर्स को एजुकेट करना चाहिए कि क्या उनका फायदा है, क्या उनका नुकसान है और उनके स्ट्रेस को कम कर देना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका टेक्निक्स क्या क्या होती हैं एम्प्लॉय के स्ट्रेस को मैनेज करने की। तो सबसे पहले फैसिलिटेट कन्वर्सेशन। तो डूइंग सो मे बी अकम्प्लिश्ड बाय मेकिंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन नो व्हाट दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कन्वर्सेशन होना चाहिए कि सभी को पता हो कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है और किस तरीके से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, उससे स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी बूस्टिंग। तो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय कम्युनिकेटिंग क्लियरली व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ वर्कर एंड व्हाई बाय गिविंग देम विद द टूल्स दे विल नीड टू सक्सीड। और कैसे स्ट्रेस कम करा जा सकता है, वर्कर को बता के कि उनसे क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है, कितना उन्हें काम करना है और उन्हें वो काम करने के लिए सारी जिन जिन चीजों की जरूरत है वो चीजें प्रोवाइड करवाई जाए। तो इससे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिड्यूस एक्सपेंडिचर। तो टू दैट एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू एलिमिनेट और लीस्ट सिग्निफिकेंटली लोअर द नंबर ऑफ सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन द वर्कप्लेस। जो भी चीजें वर्कप्लेस के अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती हो उन चीजों को कम कर देना, एलिमिनेट कर देना, उसकी वजह से भी स्ट्रेस को मैनेज करा जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेबलाइज एंड इंप्रूव न्यू स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस। तो एम्प्लॉय स्ट्रेस में बी रिड्यूस्ड बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर मेकिंग देम स्नैप जजमेंट अबाउट वेदर और नॉट टू टेक अ रैंडम ड्यूटीज इफ दोस असाइनमेंट आर क्लियरली डिफाइंड इन एडवांस। क्या बोला है, अगर एडवांस में वर्कर को कोई चीज बता दी है और वो अगर अचीव नहीं हो पाती है तो वर्कर को स्ट्रेस हो जाता है, वो एक तरीके से स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए एम्प्लॉयर को, अगर कुछ चीज बाई चांस अचीव नहीं हो पाई है तो उसको रिवाइज कर देने चाहिए वो स्टैंडर्ड की, चलो इतना नहीं तो इतना काम अचीव हो जाना चाहिए था, वो हो गया है। तो इससे वर्कर मोटिवेट फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कल्चर ऑफ इंसेंटिव एंड रिकॉग्निशन। तो बिफोर बिगिनिंग टू इंप्लीमेंट एनी चेंज इंश्योर दैट होल टीम इज ऑन बोर्ड विद द कांसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन कल्चर। रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन कल्चर क्या, कि वर्कर के अंदर, वर्कर अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करने हैं तो उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, जिसकी वजह से फिर वो स्ट्रेस्ड फील नहीं करते हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट है प्रमोट सोशल इंटरेक्शन। सो सिंस दे स्पेंड सो मच टाइम टुगेदर एम्प्लॉय विल एक्सपीरियंस लेस स्ट्रेस इफ दे आर कंफर्टेबल। क्योंकि वर्कर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो अगर वो एक दूसरे के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे तो फिर उससे वो स्ट्रेस कम फील करेंगे। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। तो एचआर पर्सनल मस्ट कंडक्ट मेंटल हेल्थ वर्कशॉप इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई वर्कर हु आर डीलिंग विद देयर मेंटल हेल्थ। एचआर को क्या करना चाहिए, कई सारी मेंटल हेल्थ की जो वर्कशॉप होती है वो ये कंडक्ट करनी चाहिए, जिससे जाना जा सके कि कौन वर्कर की क्या मेंटल हेल्थ है, वो कितना स्ट्रेस फील कर रहा है, कितना एनेक्सियस है, ये सारी चीजें जानने के लिए। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। देयर विल ऑलवेज बी अ फ्रिक्शन अमंगस्ट कोवर्कर इन द वर्कप्लेस। इट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एचआर टू हैंडल द डिस्प्यूट इन मैनर दैट इज इक्विटेबल टू पार्टीज एंड डज नॉट नेगेटिवली इंपैक्ट बिजनेस मोरल। क्या होता है, जो वर्कर होते हैं उनका हाई लेवल मैनेजमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि वर्कर जैसा चाहते हैं मैनेजमेंट बिल्कुल वैसा प्रोवाइड नहीं करवा पाता है। तो यहाँ पर एचआर मैनेजर का रोल आता है कि उसे इस डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम करना चाहिए, इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे को गलत ना समझे और कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट ना हो। तो ये आपके तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 हो गया आपका। अब इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 4। इसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। आई नो बहुत बड़ी यूनिट है, इसके इतने पार्ट बनने नॉर्मल बात थी। होप तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।